हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारा एक मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 10 प्रश्न, 10 प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के, और 10 प्रश्न दोस्तों मैंने उत्तराखंड आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 50 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप लोग दोस्तों इसमें अपने मिक्स तैयारी को जांच सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 40+ स्कोर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम के माहौल के हिसाब से अच्छी तरीके से ढल चुके होंगे। बाकी दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा। आपका जो भी स्कोर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट और हिंदी प्रैक्टिस सेट की कई सारी वीडियोस दी हुई हैं। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, विडौजा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर इंद्र का? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। विडौजा शब्द दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी दोस्तों आपने इंद्र के पर्यायवाची और भी ध्यान में रखने, जैसे पुरंदर, शचीपति, वज्रधर, वासव, सुरपति, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, यह सभी भी दोस्तों हमारे इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। गोमय तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गेहूं, चावल, इक्षु या फिर गोबर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। गोमय तत्सम शब्द का दोस्तों तद्भव रूप हो जाएगा गोबर। आपने दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग गोधूम ध्यान रखेंगे कि गोधूम जो है दोस्तों वहाँ गेहूं का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, जांचकर्ता शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, संकर है, देशज शब्द है या फिर तद्भव शब्द है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जांचकर्ता शब्द दोस्तों एक संकर शब्द है। संकर शब्द दोस्तों वे शब्द जो दो अन्य भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, वह दोस्तों हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों जो जांच शब्द है वह हिंदी से, जबकि दोस्तों कर्ता शब्द संस्कृत शब्द से मिलकर बना है, इसलिए दोस्तों इसमें दो अन्य भाषाओं का उपयोग किया गया है, तो यह एक संकर शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से यौगिक शब्द कहलाते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे यह सभी ही हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यह योग से मिलकर के बनते हैं। चाहे आप देखेंगे संधि, समास, उपसर्ग और दोस्तों प्रत्यय भी, यह सभी हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेज, कारतूस व कूपन शब्द किस भाषा के शब्द हैं? अब दोस्तों ये 3 शब्द हैं, किस भाषा के आप लोगों ने बताना है। 4 भाषाएं यहाँ पे आपको दी गई हैं, तुर्की, अरबी, फारसी या फिर फ्रांसीसी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह तीनों ही दोस्तों हमारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यह तीनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने एक शब्द ना देकर के तीनों ही आपके प्रश्न में दिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महेश ने फल खाया, इस वाक्य में महेश क्या है? शब्द है, पद है, वर्ण है या फिर अक्षर है? तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में क्या रखना है कि अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल महेश लिखा होता, सिर्फ मैंने महेश लिखा होता और कोई वाक्य में उसका प्रयोग मैंने नहीं किया होता, तो तब दोस्तों जो महेश था वह शब्द कहलाता। लेकिन दोस्तों जब वही महेश शब्द किसी एक लाइन में प्रयोग में जाता है, यानी किसी एक वाक्य में अगर प्रयोग में आ जाता है, तो वो महेश दोस्तों अब शब्द ना रह करके पद बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे मैंने महेश अलग से लिखा या फिर फल अलग लिखा मैंने, तो दोस्तों यह हमारे शब्द हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इनको जोड़ करके एक वाक्य बना दिया, महेश ने फल खाया। अब दोस्तों इसमें जो फल है, इस वाक्य में जो फल लिखा हुआ है, यह एक पद बन गया है। महेश भी दोस्तों एक पद बन गया है। अगर अकेले लिखा जाए तो शब्द, वही दोस्तों वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए तो वह पद कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किन शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विदेशज शब्दों को दोस्तों हमारा आगत शब्द भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों आगत से आपने ध्यान में रखना है आने वाला शब्द, ठीक है। अब विदेश से जो शब्द हमने दोस्तों अपनी हिंदी भाषा में ग्रहण करे हुए हैं उनको विदेशज शब्द या फिर आगत शब्द भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे आपने बताना है। तो दोस्तों यह कहलाएंगे हमारे
अविकारी शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द कैसे शब्द होते हैं? जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर चेंज नहीं होते, वो अविकारी शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्द दोस्तों होते कैसे हैं? जैसे देखिए, इसलिए बोला मैंने बोला क्योंकि, यह, या फिर इसके अलावा दोस्तों मैंने बोल दिया आपसे एवं, तथा। अब देखिए दोस्तों, आप क्या ये लिंग के आधार पर कभी परिवर्तित होते हैं? कभी परिवर्तित या आपको होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर कोई महिला इसलिए शब्द यूज कर रही है तो पुरुष भी इसलिए ही शब्द यूज करेगा, कि इसमें कोई परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होता है। दोस्तों इस प्रकार के शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और वही दोस्तों जिनमें परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, लड़का, लड़का का क्या हो जाता है? लड़की हो जाता है। तो दोस्तों लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जा रहा है, तो ऐसे शब्द दोस्तों हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार आपने बताने हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द हमारे कुल 5 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो दोस्तों एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों ये पांचों ही आपने ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, और हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अंबर शब्द का अनिकार्थी नहीं है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे, कोई एक शब्द होता है तो उसके अनेकों अर्थ निकलते हैं। तो वैसे ही दोस्तों अंबर के भी अनेकों अर्थ होते हैं। तो आपने बताना कि कौन सा एक शब्द जो है अंबर का अनिकार्थी शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मेघ पुष्प दोस्तों अंबर शब्द का पर्यायवाची, अंबर शब्द का अनिकार्थी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, जो मेघ पुष्प शब्द है यह पानी का एक पर्यायवाची है, आपने इसको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों अंबर शब्द के अनिकार्थी शब्दों में बादल आ जाता है, इत्र आ जाता है, कपास आ जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कपड़ा भी इसका अर्थ होता है अंबर का, और आकाश तो आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों सिर्फ अंबर का मतलब हम लोग आकाशी को ध्यान में रखते हैं। तो अब से आप ध्यान में रखिएगा कि अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, और अन्य अर्थ इसके रहते हैं कपड़ा, बादल, इत्र और कपास। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ से दोस्तों हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों आप लोग अपनी जीके जीएस की तैयारी को भी इसमें जांच सकते हैं। अंत में दोस्तों हम लोग उत्तराखंड की भी कुछ प्रश्न लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, 2022 गणना के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं? बांदीपुर बाघ रिजर्व में, नागरहोल में, जिम कॉर्बेट में, या फिर बोर बाघ रिजर्व में? तो दोस्तों 2022 की जो एनटीसीए की गणना रही थी, बाघ गणना जो हमारी रही थी, इसके अनुसार दोस्तों भारत के जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व जो है दोस्तों, इसमें हमारे पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 260 यहाँ पर बाघों की संख्या है। उसके बाद दोस्तों बांदीपुर और नागरहोल, सेकंड नंबर पर दोस्तों बांदीपुर है और थर्ड नंबर पर नागरहोल है। यह दोनों ही बाघ रिजर्व दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आपने तीनों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1975, 76, 86 या फिर 77? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन दोस्तों वर्ष 1976 में किया गया था। दोस्तों यह प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है और आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? अब दोस्तों इंडस रिवर सिंधु नदी की आप लोगों ने भारत की कुल लंबाई बतानी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1114 किलोमीटर दोस्तों सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई है। वहीं दोस्तों 2071 किलोमीटर गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई है, 1376 किलोमीटर दोस्तों यमुना नदी की भारत में कुल लंबाई है, और 916 किलोमीटर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की हमारी भारत में कुल लंबाई है। तो आपने चारों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रावती नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? अब दोस्तों इंद्रावती नदी इन चारों प्रमुख नदियों में से किसकी सहायक है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी दोस्तों गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और दोस्तों गोदावरी नदी हमारे पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपने इसको ध्यान में रखना है। इसी की सहायक है दोस्तों इंद्रावती नदी। इसी इंद्रावती नदी में दोस्तों छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसे दोस्तों हम लोग भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार घोड़े के नाल के आकार के समान है। अगला प्रश्न है हमारा, MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट किन हिमालयों को अलग करती है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे दो हिमालयों को अलग करने वाली लाइनों के बारे में। आपने बताना कि MBT किन हिमालयों को अलग करती है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य दोस्तों MBT लाइन आती है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने क्रम ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोस्तों ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में इंडो सांगपो सचर जोन आता है। इनके द्वारा दोस्तों यह दोनों अलग होते हैं।
उसके बाद दोस्तों महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा दोस्तों महान हिमालय और हमारा लघु हिमालय अलग होते हैं। उसके बाद दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है, इन दोनों के जरिए ये दोनों अलग होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो बाह्य हिमालय है, जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उस बाह्य हिमालय को तराई से दोस्तों जो अलग करती है लाइन, वह HFT कहलाती है यानी हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब दोस्तों ये झीलें जो है नीचे की जो हमारी लैगून झीलें कहलाती हैं, वैसे ही दोस्तों यह भी एक लैगून झील है। आपने बताना है कि कौन सी ये झील है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह एक लैगून झील है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ह्यूमस, आयरन ऑक्साइड या फिर ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों की वजह से दोस्तों काली मिट्टी का काला रंग होता है, यानी कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण दोस्तों काली मिट्टी का रंग काला होता है। वहीं दोस्तों आपने काली मिट्टी का ध्यान में रखना है कि इसका अन्य नाम एक रेगुर मिट्टी है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मनीला में, काशीपुर में, कटक में या फिर नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कटक उड़ीसा में दोस्तों हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपने इसको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि 23 अप्रैल 1946 को कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मनीला फिलीपींस में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें सबसे शुद्ध लोहा किसे माना जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडेराइट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सबसे शुद्ध लोहा दोस्तों मैग्नेटाइट को माना जाता है। भारत में दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट के बाद दोस्तों हेमेटाइट प्रकार जो है यह दूसरा सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। आपने दोस्तों मैग्नेटाइट से ध्यान में रखना है कि इसे काला लोहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा किसके कारण होती है। अब दोस्तों जो ठंडियों के मौसम में उत्तर भारत में हमारे जो भारत है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में या फिर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में, इस ठंडियों के समय में दोस्तों जो मैदानी भागों में वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से दोस्तों शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती है। वहीं दोस्तों जो हमारी मानसून में वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो दोस्तों हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपने इसको ध्यान में रखना है। और भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, लगभग 80% बारिश। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ से दोस्तों हमारा हिस्ट्री के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप लोग अपने हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है। आलमगीरपुर, मांदा, सुतका गेंडोर या फिर दाइमाबाद। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। यह दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरास्थल है। वहीं दोस्तों जो सबसे पूर्वी पुरास्थल है वो कौन सा है, आपने बताना है। तो दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों हमारे यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर यह दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। वहीं दोस्तों जो मांदा है यह दोस्तों हमारे सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों दाइमाबाद आपने ध्यान में रखना है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल है और यह गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ऋग्वैदिक कालीन नदी चिनाब का प्राचीन नाम क्या था। अब दोस्तों ये सभी नदियां जो हैं हमारी जो जितनी प्राचीन नदियां हैं इनके दोस्तों प्राचीन नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। आपने बताना दोस्तों कि चिनाब का प्राचीन नाम क्या था इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चिनाब का दोस्तों प्राचीन नाम आश्किनी था। वहीं दोस्तों आपसे झेलम का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना है वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम दोस्तों वितस्ता था। चिनाब का प्राचीन नाम दोस्तों आस्किनी हो गया। इसके अलावा आपने रावी का ध्यान में रखना है पोरोशनी या फिर इरावती। वहीं दोस्तों व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था और सतलज का प्राचीन नाम दोस्तों सतुद्री या फिर सातुद्रा था। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि निम्न में से एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को,
ऋषभ देव को या फिर हर्षवर्धन को? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एशिया का ज्योतिपुंज दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो गौतम बुद्ध हैं यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए गए थे पाली भाषा में। तो आपने इन सभी तथ्यों को भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेवराय, विजयालय, हरिहर और बुक्का या फिर वीर नरसिंह? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा करी गई थी। आपने दोस्तों कृष्णदेवराय से ध्यान में रखना है कि यह तुलुव वंश के राजा थे। तुलुव वंश की दोस्तों स्थापना किसके द्वारा करी गई अगर आपसे पूछा जाता है तो वीर नरसिंह के द्वारा तुलुव वंश की स्थापना करी गई थी। और इसी तुलु वंश के आगे जाकर के राजा बने कृष्णदेवराय। बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इन्हें भारत का दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। तो आपने कृष्णदेवराय के बारे में ये तथ्य भी ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोग विजयालय के बारे में ध्यान में रखेंगे कि यह चोल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों आपने बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वर्ष। ऑप्शन दोस्तों डी और ए इसमें बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी दोस्तों वर्ष 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में आय व्यय का लेखा जोखा देखने वाले को क्या कहा जाता था? अब दोस्तों सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा क्या जाता था। तो दोस्तों अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसमें दोस्तों आय व्यय का लेखा जोखा देखने वाले को अमात्य कहा जाता था, आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों जो सरी ए नौबत है यह भी दोस्तों इनके अष्टप्रधान में शामिल होता था। और इसे दोस्तों ये जो है सरी ए नौबत यह दोस्तों सेनापति को कहा जाता था। वहीं दोस्तों जो पेशवा का पद है यह अष्टप्रधान में सबसे मुख्य पद होता था पेशवा का, जो दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था। वहीं दोस्तों इन्हीं अष्टप्रधानों में एक सुमंत होता था जो कि दोस्तों विदेश मंत्री कहलाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था? अब दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर इन चारों में से कौन आया था आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। 1505 ईस्वी में दोस्तों यह आया था, आपने इसको ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों 1509 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय इसके बाद बना था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में जो जो स्टेटमेंट दी गई हैं यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार हमें हमारी परीक्षाओं में देखने के लिए मिली हैं। तो आपने दोस्तों सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है। आज मैं दोस्तों आपको कुछ प्रमुख स्टेटमेंट्स भी बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे बी.डी. सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपने डिजरायली के बारे में ध्यान में रखना है कि डिजरायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वहीं दोस्तों इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? तो दोस्तों लॉरेंस व सीले ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। और दोस्तों डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। आपने चारों स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला हरदयाल? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इंग्लैंड में दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1887 में 1887 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हंटर आयोग के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? अब दोस्तों हंटर आयोग के जिस समय गठन हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था आपने बताना है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों किया कब किया था? तो वर्ष 1882 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम हंटर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और यह लॉर्ड रिपन के काल में आया था दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य है वह शिक्षा का विकास करना था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अब यहाँ से दोस्तों हमारे पॉलिटी के कुछ प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। आप लोग दोस्तों अपने पॉलिटी का ज्ञान भी आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को
भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन दोस्तों, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 के ए के तहत जोड़ा गया था। आपने दोस्तों इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की चर्चा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अब दोस्तों इन चारों अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की चर्चा करी गई है, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की चर्चा करी गई है। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत दोस्तों इसको ऐड किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? विधानसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विधानसभा दोस्तों भारतीय संसद का अंग नहीं है। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा हमारे संसद के 3 अंग माने जाते हैं। दोस्तों भारतीय संसद की चर्चा हमारे आर्टिकल 79 के तहत करी गई है, आर्टिकल 80 के तहत दोस्तों राज्यसभा और आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा की चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों आर्टिकल हमारे 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है। और दोस्तों आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है, इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? अब दोस्तों 4 प्रधानमंत्रियों में से आपने बताना है कि किसका कार्यकाल दोस्तों भारत के इतिहास में सबसे लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जे.एल. नेहरू के काल को दोस्तों, जे.एल. नेहरू का जो काल था, जवाहरलाल नेहरू का जो काल था दोस्तों, वह भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों सबसे लंबा काल था। 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन दोस्तों इनके द्वारा इनका जो दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा था। वहीं दोस्तों सबसे कम प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका था अगर आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 13 दिनों का इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों आपने बताना है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जी.वी. मावलंकर दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, ए व बी दोनों में ही नहीं, या फिर ए व बी दोनों में ही? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों में ही दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो दोस्तों किसी भी सदन में पहले इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं दोस्तों हमारे संविधान में संशोधन की चर्चा आर्टिकल 368 के तहत करी गई है। और दोस्तों हमने संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची की चर्चा किस अनुसूची के तहत करी गई है? अब दोस्तों ये 3 जो हमारी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, इसकी इन सूचियों की चर्चा दोस्तों किस अनुसूची के तहत करी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची की चर्चा करी गई है। अब दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि संघ सूची में दोस्तों वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले दोस्तों इसमें 97 विषय थे। वहीं दोस्तों राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले दोस्तों इसमें 66 विषय थे। और दोस्तों जो 5 हमारे विषय हटे हैं उन 5 को ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। वहीं दोस्तों समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास दोस्तों यह अधिकार होता है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटा सकता है। अब देखिए दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति करी जाती है। लेकिन दोस्तों इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1973, 1982, 1983 या फिर 1977? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1983 में दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।
आपने इसको ध्यान में रखना है। यह 3 सदस्यीय आयोग था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों जब हमारे देश में आपातकाल लग जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन दोस्तों कोई 2 आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि वो कौन से 2 आर्टिकल हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 व 21 दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी अन्य मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे निलंबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 20 व 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 के तहत दोस्तों अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण हमें प्रदान है। अब दोस्तों 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से उत्तराखंड के। अब दोस्तों आप लोग अपनी उत्तराखंड की तैयारी को भी भली भांति यहाँ पर जान सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों जरा आज मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो में थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अब दोस्तों पहला प्रश्न हमारा उत्तराखंड का, काली नदी की प्रमुख सहायक सरयू नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कुल लंबाई काली नदी की प्रमुख सहायक नदी जो सरयू नदी है, यह दोस्तों काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सरयू नदी। ठीक है, आपने बताना दोस्तों कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरयू नदी की दोस्तों कुल लंबाई 146 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तराखंड में यमुना नदी की कुल लंबाई 136 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों काली नदी की, जो कि दोस्तों हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, उसकी लंबाई दोस्तों 252 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों भागीरथी नदी की सबसे जो लंबाई है, कुल लंबाई हमारे उत्तराखंड में, वह दोस्तों 205 किलोमीटर है। और वहीं दोस्तों अलकनंदा की जो कुल लंबाई है वह 195 किलोमीटर है। तो आपने दोस्तों इन पांचों ही नदियों की कुल लंबाइयों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रणभूत कौथिग मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है। टिहरी, पौड़ी, चमोली या फिर पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रणभूत कौथिग मेला दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि टिहरी रियासत अंतिम समय तक रही थी, और दोस्तों टिहरी रियासत के समय ही जो लोग राजशाही सैनिक वगैरह थे, तो उनके द्वारा दोस्तों जो लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह में भाग लेने से जो दोस्तों शहीद हुए थे जो, तो उन्हीं की याद में दोस्तों यह रणभूत कौथिग मेला टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कि उत्तराखंड की किस घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। तो दोस्तों नेलंग घाटी, व्यास घाटी, दारमा घाटी या फिर पिंडर घाटी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेलंग घाटी दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस घाटी को दोस्तों पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। इसी नेलंग घाटी के पास में दोस्तों नेलंग दर्रा भी स्थित है, जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। वही दोस्तों व्यास और दारमा घाटी के बीच में कौन सा दर्रा, ये प्रश्न बनता है। तो दोस्तों सिनला दर्रा व्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। अब दोस्तों इन 4 नदियों में से आपने बताना है कि लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस एक नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर दोस्तों उत्तरकाशी जिले में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। और दोस्तों इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 520 मेगावाट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कब कर दिया गया था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो पंतनगर में हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, यह दोस्तों हमारे भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और दोस्तों जिसमें इसका गठन हुआ था वर्ष 1960 में, तब दोस्तों इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। लेकिन दोस्तों वर्ष 1972 में इसका नाम परिवर्तित करके गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि ये जो पंतनगर में यह गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, यही दोस्तों जो पंतनगर है, इसे दोस्तों भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड के सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों एक प्रश्न तो आप लोगों ने बहुत बार अपनी परीक्षाओं में देख लिया होगा सुमित्रा नंदन पंत जी से, कि दोस्तों इनको ज्ञानपीठ कब मिला था। तो दोस्तों वो तो ध्यान में रखना है आपने कि वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ मिला था। लेकिन दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1960 में दोस्तों कला और बुरा चाँद इस रचना के लिए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की तीजनबाई उपनाम से
किस महिला को जाना जाता है? अब दोस्तों उत्तराखंड की तीजन बाई ये उपनाम से किस एक महिला को जाना जाता है? इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कबूतरी देवी को दोस्तों उत्तराखंड की तीजन बाई उपनाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि दिव्या रावत को मशरूम गर्ल के नाम से, मीनाक्षी खाती को दोस्तों एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के उपनाम से, और दोस्तों मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? अब दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा अखबार का दोस्तों सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न ये बनता है। इसके अलावा दोस्तों आपने अल्मोड़ा अखबार से ध्यान में रखना है कि वर्ष 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार की स्थापना करी गई थी। इसके प्रथम संपादक दोस्तों तो बुद्धि बल्लभ पंत दोस्तों इसके पहले संपादक थे। वहीं दोस्तों इसके अंतिम संपादक बी डी पांडे थे, जो कि दोस्तों 1913 में इसके संपादक बनाए गए थे, और 1918 तक दोस्तों वही इसके संपादक के तौर पर उन्होंने ही कार्य किया था। 1918 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों ये चार यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि निम्न में कौन सा एक सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दोस्तों पटवा डांगर नैनीताल में है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी रुड़की हरिद्वार, या फिर राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी। तो दोस्तों इन चारों में से जो हमारा सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन सी है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी दोस्तों मसूरी देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को करी गई थी। और दोस्तों हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की दोस्तों उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व भर में दोस्तों इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों सोसूरिया अबवेलेटा है, और दोस्तों इसमें जो फूल खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। महाभारत में दोस्तों ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो दोस्तों महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, या फिर आपकी कोई भी राय है, तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वही दोस्तों मैं आज आपको आपकी वीडियो के मेरी जो वीडियो बनी है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा मेरी दोस्तों आवाज़ की वजह से भी, क्योंकि दोस्तों मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपको जो भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, इसके लिए मैं दोस्तों आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को दोस्तों अगर ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।